गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, आज अपना लेक्चर नंबर 10 है। स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा इंट्रो हो चुका था लास्ट लेक्चर में। स्पेक्ट्रम का थोड़ा इंट्रो हो चुका था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटेल में करेंगे। स्पेक्ट्रम में कितने तरीके की लाइंस मिलती हैं, किसको किसने डिस्कवर किया, उसकी वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कितने तरीके के देखने को मिल सकते हैं, सारी बातें एक बार फिर से हम लोग करते हैं और कुछ नया टॉपिक में ऐड करेंगे। चलिए, बोर्ड पे देखिए सब लोग। 3 तरीके के स्पेक्ट्रम की बात करी गई है। अगर एटम के स्पेक्ट्रम की बात करो, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या है, सिंगुलर है। स्पेक्ट्रा हो जाएगा प्लूरल, और स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की अगर बात करो, एटम के स्पेक्ट्रा की, तो एटम का स्पेक्ट्रा आपको 2 तरीके का देखने को मिलता है इन जनरली। एक को हम बोलते हैं एमिशन और दूसरे वाले को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लिखना नहीं है, बोला तो है, क्यों लिखे जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या बात करी गई थी, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अगर हम व्हाइट लाइट लेते हैं, क्या लिया हमने, व्हाइट लाइट ले ली। इस व्हाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास कर देते हो तो ये अपने 7 कलर्स में क्या होती है, डिस्पर्सन हो जाता है। अगर यहाँ पे स्क्रीन लगा दो, स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दो, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, विबज्योर पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। विबज्योर पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और ये विबज्योर पैटर्न हमको किस तरीके का देखने को मिलता था, ये विबज्योर अपने को किस तरीके का देखने को मिला था। कहाँ गई वो पिक्चर, ये ठीक है। कैसा स्पेक्ट्रम था ये, कंटिन्यूअस। इसमें किसी भी कलर से दूसरे कलर को अगर हम देखें तो उनके बीच में कोई भी लाइन नहीं थी, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं थी। कलर्स ऐसे दिख रहे थे जैसे क्या हो, मर्ज कर रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कलर मर्ज क्यों कर रहे हैं, इस तरीके का पैटर्न हमको क्यों दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लो व्हाइट लाइट में, सपोज आपकी व्हाइट लाइट में ये मान लीजिए, ये हमारे पास व्हाइट लाइट है और इस व्हाइट लाइट पे मान लीजिए कि वेवलेंथ है कई सारी। कलर्स के हिसाब से लिख लेते हैं। मान लीजिए इससे भी ज्यादा होंगी वेवलेंथ, क्योंकि कहीं पे आपको डार्क रेड दिखता है, कहीं पे लाइट रेड दिखता है, कहीं डार्क ब्लू दिख रहा है, कहीं लाइट ब्लू दिख रहा है। कलर की इंटेंसिटी के हिसाब से भी वेवलेंथ क्या होती है, चेंज होती है। मान लीजिए हमने सपोज किया इसमें व्हाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ थी, 7 वेवलेंथ थी, या और भी वेवलेंथ थी। तो होता क्या है, जब इसको आप प्रिज्म से पास करते हो तो यहाँ पे सारे के सारे वेवलेंथ आपको दिखाई देते हैं। जितने भी उसमें है वो सारे के सारे आपको वेवलेंथ दिखाई देंगे। जितने वेवलेंथ है सारे रेडिएशन का आपको क्या दिखाई देगा, पैटर्न दिखाई देगा। स्पेक्ट्रम एक तरीके से अगर हम बोले तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम होता है किसी वेवलेंथ का पिक्चर। समझ लीजिए किसी वेव का पिक्चर आप खींचो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वेव की जो वेवलेंथ होगी, वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर होगा। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास हुआ तो कोई भी वेवलेंथ में चेंज नहीं आया। सारी की सारी वेवलेंथ बस अलग अलग होकर के, डिस्पर्स होकर के आपको एक पैटर्न दिखाई दिया। एक भी वेवलेंथ ऐसी नहीं थी जो मिसिंग थी, जो गायब थी। सारी जितनी व्हाइट लाइट में प्रेजेंट होगी सारी की सारी आपको दिखाई देगी। इसीलिए स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है हमको, कंटिन्यूअस।
कलर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपने किसी गैस का सैंपल ले लिया लो प्रेशर पे, और इस गैस के सैंपल को आप हीट अप कर दो। क्या कर दो आप? हीट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो। जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट में, क्रुक्स ट्यूब वाले में, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इस सिस्टम को पूरा हीट अप कर दिया। जब आप हीट अप कर दोगे इसको, तो हीट अप करने से चीज क्या होगी, ये गैस के जो भी एटम्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन ली, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं पहले हम। तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं, वो हाइड्रोजन गैस के एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे उसमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, थोड़ी सी एनर्जी इससे ले लेते हैं, जो हीट किया आपने एनर्जी दी। अब एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हायर लेवल में जाएगा। हायर लेवल में ये इलेक्ट्रॉन कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, और उसके बाद फिर ये कहाँ आना चाहता है, ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है। ग्राउंड स्टेट बोले तो लेवल नंबर 1 पे आना चाहता है, ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो ग्राउंड स्टेट पे अगर आएगा, और हायर लेवल वालों की एनर्जी ज्यादा होती है, लोअर लेवल वालों की एनर्जी कम होती है। यहाँ पे इसने एनर्जी अब्सॉर्ब भी की थी, हीटिंग से इसको एनर्जी मिली थी, इसीलिए ये लो से कहाँ गया था, हाई पे गया था। फिर हाई से ये क्या करेगा, अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालेगा। एनर्जी किस फॉर्म में निकालेगा बाहर, वेव्स के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ये एनर्जी को बाहर निकालेगा। अब एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो, क्योंकि वेव है तो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ होगी तो उसका, अगर आप जो एनर्जी बाहर निकल रही है, एमिट हो रही है, अगर इस यहाँ पे लगा दो आप स्पेक्ट्रोस्कोप, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये एक ब्लैक पार्ट है, ये पूरा ब्लैक पैटर्न है, डार्क स्पेस है पूरा का पूरा, और इस डार्क स्पेस में आपको बीच बीच में कलर्ड लाइंस दिखाई देंगी। जैसे मान लो ग्रीन मिल रहा है, अलग अलग कलर की आपको क्या दिखाई देंगी, लाइंस। अलग अलग तरीके की आपको अलग अलग कलर की क्या दिखाई देंगी, लाइंस दिखाई देंगी। ये लाइंस कौन सी दिख रही हैं भाई, मान लीजिए जितने वेवलेंथ इसमें थे, सारे के सारे वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन ने जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट की, सारी तो एमिट करेगा नहीं, जो उसने पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट की, मान लो हम बोलते हैं सपोज कि ग्रीन कलर के लिए वेवलेंथ है x, येलो कलर के लिए वेवलेंथ है मान लो y, येलो कलर आएगा तो वेवलेंथ है उसकी y। मान लो रेड कलर आएगा तो उसकी वेवलेंथ है z, ठीक है। अब सपोज मान लो इसमें हमको रेड कलर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि z वेवलेंथ का रेडिएशन इसने एमिट नहीं किया। हाँ, इसका मतलब उसको इस हिसाब से एनर्जी नहीं मिली। एनर्जी कैप्चर जो करता है किसी एटम का इलेक्ट्रॉन, वो अपने अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। कोई हो सकता है ज्यादा एनर्जी कैप्चर करे, कोई एटम हो सकता है, अब ये जैसे हाइड्रोजन का सैंपल है तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम तो होगा नहीं, कई सारे होंगे। कोई एटम ऐसा हो सकता है कि ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो ज्यादा ऊपर लेवल पे चला जाए, कोई ऐसा हो सकता है कि कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो कम ऊपर लेवल पे जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ, तो ये हाइड्रोजन का ही तो स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, एटम तो सेम है, लेकिन ये देखो
ये भी एक समझने वाली बात है कि आपका हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना। ये अपना सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। इसको हमने हीट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से हीट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसमें जो एटम्स है, हाइड्रोजन एटम है, मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट से चला जाता है, मान लो n=4, सपोज। ये वाला ग्राउंड स्टेट से, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट से चला जाता है n=3 पे। तीसरा वाला मान लो ग्राउंड स्टेट से चला जाता है n=5। चौथा वाला, चौथे एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से चला जाता है, मान लो n=2 पे चला, ठीक है। 1 से कहां पे गया, केवल 2 पे। इसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसका मतलब इसने और ज्यादा की, ठीक। अब वापस आएगा, वापस आने का भी पैटर्न है, वापस आने में भी मर्जी है कि भाई ये ऐसा हो सकता है कि ये वाला 4 से सीधे 1 पे आ जाए। जब ये 4 से 1 पे आएगा तो एक कलर की लाइन मिलेगी। वो लाइन किस हिसाब से मिलेगी, ध्यान से अगर समझो, किस हिसाब से मिलेगी, चौथे शेल की जो एनर्जी होगी और जो फर्स्ट शेल की एनर्जी होगी, उसका जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ मिलेगी। कैसे, यहाँ पे अगर हम लिख लें डेल्टा ई 4 1 का मतलब चौथे और पहले की एनर्जी डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा आपका Sc/λ। अब की बार सही लिखा है फॉर्मूला, यानी कि 4 to 1 पे क्या वेवलेंथ एमिट होगी, इसके अकॉर्डिंग हो रही है, डेल्टा ई के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात। अब मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ होगी, तो इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ अगर है लैम्डा, तो एक स्पेसिफिक कलर की लाइन मिलेगी, किसी कलर की मान लो मिल रही है, मान लो येलो की मिल रही है, ठीक है। अब ये मान लो 3 पे है, 3 से ये बोले हम पहले 2 पे आ जाएंगे। 3 से कहां पे आ जाएंगे, 2 पे। पहले अगर ये 2 पे आता है तो एक लाइन मिल जाएगी इसके अकॉर्डिंग, एक लाइन इसके अकॉर्डिंग दिख जाएगी स्पेक्ट्रम में आपको। अगर मान लो फिर ये 2 से 1 पे जाता है तो एक लाइन और मिल जाएगी, ठीक है। और अलग अलग कलर की ऐसे क्या मिलेंगी आपको, लाइन मिलेगी। ये भी n=5 पे, तो इसकी मर्जी 1 पे भी आ सकता है सीधे, और मान लो ये बोले हम 3 पे आएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, तो कितनी लाइन मिलेगी, अगर लाइन की काउंटिंग करें, 1 2, अलग अलग एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से अलग अलग वेवलेंथ की लाइन आपको दिखाई देगी, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर हुआ सक्षम, कि हाइड्रोजन का ही सैंपल है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि 5 पे चला जाए, एक का ऐसा हो सकता है 4 पे जाए, किसी का अलग अलग एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं। और फिर जो लौटने का रास्ता है वो भी ये नहीं है कि 5 से सीधे 1 पे ही आना है, 1 पे आने की कोशिश है उसकी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 5 से सीधे 1 पे आए, ऐसा भी हो सकता है 5 से 4 पे आए, 4 से 1 पे आए, या जो भी वो वेरियस पाथ्स फॉलो कर सकता है। उसी के हिसाब से, उसी एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से वो रेडिएशन एमिट करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें क्या आएगा आपका कलर, उसी हिसाब से आपको कलर दिखाई दे। क्लियर है बात। हाँ, तो मान लो हमने 5-6 बार करने की कोशिश करी तो हो सकता है कि हर बार अलग-अलग क्या चीज, ये एक गैस के लिए स्पेक्ट्रा एक ही तरीके का आएगा। हाँ,
बहुत सारे एटम्स होते हैं इसलिए डिफरेंट लाइंस बनती है, हाँ ये बात सही है। अब देखो ये बात किसकी हो गई, एमिशन की। ये लास्ट टर्न पे भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब छोटा सा पार्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसकी ज्यादा डिटेल नहीं कर रही है पर थोड़ा सा समझना है। मेन अपना कौन सा काम का है, अपना एब्जॉर्प्शन समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन का क्या, मेन है अपना एमिशन। ठीक, एब्जॉर्प्शन में क्या, एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये किसी गैस का सैंपल ले लिया और ये कैसा लेना है हमको, कोल्ड, नो हीटिंग, ठंडा सैंपल ले लिया किसी गैस का। इसमें क्या किया हमने, इस गैस के सैंपल में व्हाइट लाइट डाली, ठीक, फिर इससे जो लाइट, कुछ लाइट यहाँ पे क्या होता है, कुछ वेवलेंथ, ये जो मटेरियल है गैस का ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मटेरियल क्या करेगा, एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद अब यहां से लाइट निकलेगी, इसको क्या बोलोगे, ट्रांसमिटेड लाइट। और इस ट्रांसमिटेड लाइट को अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप लगा के देखो तो इस ट्रांसमिटेड लाइट में जो भी वेवलेंथ बची हुई होंगी उनका पैटर्न आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो व्हाइट लाइट थी इसमें वेवलेंथ थे λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7, ये इतने वेवलेंथ है सपोज। ठीक है, अब ये एंटर हुआ, इस गैस के सैंपल ने क्या किया, इस गैस के सैंपल ने मान लीजिए λ4 और λ6 को एब्जॉर्ब कर लिया। इस सैंपल ने इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अब दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसमें कितने वेवलेंथ निकलेंगे, 7 थे, 7 में से 4 और 6 तो एब्जॉर्ब हो गए। तो अब पैटर्न में हमें कौन से वाले दिखाई देंगे, यहाँ पे पैटर्न में हमें λ1 दिखेगा, λ2 दिखेगी, λ3, λ5, λ7, ये दिखेंगे। इसको हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्लियर है बात, यस और नो, ठीक है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन में बात हो गई। अब एक और चीज सुनो, एमिशन स्पेक्ट्रम अगर आप बात करें तो उस स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए बात करी गई थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो डिफरेंट लाइंस मिली थी उन लाइंस को एक नाम दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या नाम देते हैं उसको, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रम की सीरीज। हाँ, वो किस बेसिस पे दी गई है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सीरीज को डिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पे क्या दे दिया गया, उन सीरीज का नाम दे दिया गया। तो क्या है स्पेक्ट्रल सीरीज, एमिशन से ही रिलेटेड है, इन्हीं एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, हम पढ़ भी चुके हैं, पर क्या है एग्जैक्टली वो नहीं पता है, समझते हैं ध्यान से स्पेक्ट्रल सीरीज के। पहले मोटी मोटी बात समझेंगे फिर डायग्राम बना देंगे। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, देखिए जैसे मान लो ये एनर्जी लेवल है, मान लीजिए इनफाइनाइट, ठीक। अब इनफाइनाइट और जो एनर्जी लेवल में बनाने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन बोर्ड पे तो इतना डिफरेंस नहीं ले सकते ना। मान लो ये एनर्जी लेवल 7, ये एनर्जी लेवल 6 है, ये एनर्जी लेवल, ये सपोज किया हमने, है ना, क्या किया हमने, सपोज, ये ऐसा नहीं कि 4 है मान,
ये इतने एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंस पे होते भी नहीं है, डिस्टेंस भी अलग होता है। ये समझाने के लिए आपको मैंने n इज इक्वल टू 1 है नीचे, है ना मान, ठीक। हाँ सुनो, अब सुनो, किसी भी हायर लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, n इज इक्वल टू 1 पे आएगा। हायर से अगर n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो उसमें जो भी हमको लाइन मिलेगी उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन भी बोलते हैं, कई लोग लीमन भी प्रोनाउंस करते हैं, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा है। सीरीज को क्या बोलेंगे, लाइन। समझ आ रही है बात। हायर ये कोई भी लेवल हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1 पे भी आ सकता है, n इज इक्वल टू 9 से n इज इक्वल टू 1 पे भी आ सकता है, n इज इक्वल टू 8 से भी 1 पे आ सकता है। मतलब अल्टीमेटली उसको कहाँ पे आना है, 1 पे अगर वो आता है। ट्रांजिशन आपको ऐसा दिखता है, किसी भी हायर से n इज इक्वल टू 2 से भी 1 पे आ सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो जितनी लाइंस मिलेंगी, इसमें जितनी भी लाइंस मिलेंगी उसको हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, हाँ हाँ। तो लाइमन सीरीज उसको नहीं बोलेंगे। लाइमन सीरीज में वो लाइन कंसीडर होगी जो हायर से 1 पे, हाँ 3 से 1, और बाकी जो ऊपर वाले वो भी बता रहे हैं, हड़बड़ी ना करें। n इज इक्वल टू हायर, कोई भी हायर, किससे हायर, 1 से अबव, 1 से अबव से कोई भी आ जाए, किस पे आ जाए, n इज इक्वल टू 1 पे। सीरीज का नाम डिस्कवर किया था लाइमन ने, तो सीरीज का नाम क्या है, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो इसका मतलब इसको n2 बोलते हैं, इस नंबर को, इस नंबर को बोलते हैं n1। जिस पे इलेक्ट्रॉन आता है उसको n1 बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आता है उसको n2 बोलते हैं। फिर एक फॉर्मूला बताएंगे वेवलेंथ के लिए, रेडबर्ग फॉर्मूला, तो उसमें n1 n2 आपको याद रखना है। n1 क्या है, जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस फाइनल डेस्टिनेशन है ये वाला शेल क्या है, डेस्टिनेशन, और यहां से क्या हुआ, उसका ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ n2 से, ठीक। तो अगर 1 है, अगर 1 है, अगर 1 है फाइनल डेस्टिनेशन, तो उसको क्या बोलोगे आप, लाइमन सीरीज। दूसरी बात सुन लो, मतलब डायग्राम में आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इस इनफाइनाइट से 1 पे लाते हो तो इस लाइन को क्या बोलोगे, अगर 7 से 1 पे लाते हो, 6 से 1 पे लाते हो, 5 से 1 पे लाते हो, 4 से 1 पे लाते हो, 3 से 1 पे लाते हो, 2 से, ये सब क्या बोली जाएंगी, क्लियर है बात, बात क्लियर है। यस मैम। अब अगर इलेक्ट्रॉन आता है n2 से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे, मतलब किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाए, n इज इक्वल टू 2 पे। लाइमन सीरीज मिली थी, लाइमन सीरीज मिली थी किसके लिए, जब 1 पे आएगा, फाइनल डेस्टिनेशन 1 है, देन यू कॉल दिस लाइमन। अगर फाइनल डेस्टिनेशन 2 है, शेल नंबर 2 है, तो इसको हम बोलते हैं पामर सीरीज। एल साइलेंट होता है, कई लोग बाल्मर भी बोलते हैं, जो मन करे वो बोलो, वैसे एल साइलेंट, पामर सीरीज, हाँ पामर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज थी, अब मुझे बोलने दो, ये सीरीज फर्स्ट डिस्कवर थी, सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, हाँ। इसमें जो लाइंस हैं वो विजिबल रीजन में आती हैं,
हाँ, मतलब आप आंखों से इनको देख सकते हो, दिखेंगी, विजिबल रेंज में आएंगी। कौन सी सीरीज विजिबल में आती है? बामर सीरीज। बामर सीरीज में किसी भी हायर से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? शेल नंबर 2 पे। मतलब वो n इज इक्वल टू 3 से 2 पे आ सकता है, n इज इक्वल टू 4 से 2 पे आ सकता है, n इज इक्वल टू 5 से 2 पे आ सकता है, n इज इक्वल टू 6 से 2 पे आ सकता है, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से 2 पे आ सकता है। क्लियर है बात? ठीक। तो सीरीज कितनी सारी है? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुल, हम्फ्री, इतनी सीरीज आपको याद रखनी है। और शेल नंबर कैसे कैसे होगा? एक एक बढ़ता जाएगा। ऑर्डर आपको याद रखना है। ऑर्डर क्या याद रखना है? ध्यान से सुनिए। पहले आएगी लाइमन, दूसरी कौन सी है? बामर। पूरा आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, बस चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए। लाइमन, बामर, पाशन, परी, क्या कर रहे हो आप लोग? ब्रैकेट, अरे रिकॉर्डिंग चल रही है। ब्रैकेट अभी बात करते हैं थोड़ी देर। फॉन्ट में पी साइलेंट है, बोलते क्या है फॉन्ट सीरीज, लेकिन पी क्या है इनका? साइलेंट। हाँ, और फिर उसके बाद लास्ट वाले कौन है? हम्फ्री। हम्फ्री कैसे याद रखना है? एल बी पी बी आर, इसको लिख लो ब्रैकेट, फिर आ गए फुंड, और फिर उसके बाद कौन है? ठीक। यहाँ पे क्या है? हायर टू शेल नंबर 1। बामर में क्या होगा? हायर टू शेल नंबर 2। ऑनलाइन वालों की क्लियरिटी आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पाशन में क्या बोलेंगे? किसी भी हायर टू शेल नंबर 3। इसका मतलब ये है कि इसमें आपका शेल नंबर 4 से ही आ सकता है इलेक्ट्रॉन। इससे अब तो 4 ही आएगा ना, 3 से नीचे वाले की बात नहीं होगी। कहां से बात होगी? 4 से 3 पे, 5 से 3 पे, 6 से 3 पे, या इनफाइनाइट से 3 पे। ये बात सबको क्लियर है? तो ये वाला जो नंबर है, इससे बड़े नंबर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे, इसमें क्या हो जाएगा? हायर टू 4। इसमें क्या होगा? हायर टू किस लेवल पे आएगा? 5। अभी जो आप पूछ रहे थे कि मैम उसको किस में लेंगे, मान लो 5 से 3 पे आ रहा है, 5 से 2 पे आ रहा है, तो आपने बोला 5 से 3 पे आ रहा है, तो कौन सी सीरीज बनेगी? उस लाइन को हम किस में लेंगे? 5। फिर हायर टू n इज इक्वल टू 6, इसको क्या बोलेंगे? हम। क्लियर है बात? इतनी मोटी मोटी बात समझ में आई? नोट कुछ नहीं करना है। नहीं, बात नहीं करेंगे, आगे बैठ के डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। चलिए, अब बात हो रही है लाइमन बामर, ये सीरीज है। इस सीरीज में भी लाइंस का भी कुछ नाम दिया गया है। लाइंस का भी क्या दिया गया है? कुछ नाम दे दिया गया है। कैसे? बस मोटी मोटी बात समझ लीजिए, तो सबके लिए वही आपको अप्लाई करना है। लाइमन के लिए क्या था? हायर टू कहाँ पे आना है? n इज इक्वल टू। ठीक। एक लाइन को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। लाइमन सीरीज की कौन सी लाइन? फर्स्ट। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? देखो, फर्स्ट लाइन का मतलब है 2 से, फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? 2 से 1। अगर हम बोले लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन, लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल लाइन, लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल लाइन, जैसे ही लिमिटिंग वर्ड आ जाए या मार्जिनल आ जाए, आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन आएगा इनफाइनाइट से।
कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा? इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इनफाइनाइट। सीरीज कौन सी है? लाइमन। तो कहाँ पे आएगा? क्लियर है बात? कभी कभी इसमें क्वेश्चन अल्फा और बीटा करके भी बना देते हैं। अब जैसे फर्स्ट लाइन तो आपको पता लग गई, अगर इन्होंने बोल दिया लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन का क्या मतलब है? n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे। एक और ऊपर चले जाओ, सेकेंड लाइन बोल दिया तो मतलब क्या है? कहां से आना है? फर्स्ट बोला तो 2 से 1, सेकेंड बोला तो 3 से 1, थर्ड बोलेगा तो 4 से 1। ये कैलकुलेशन सब लोग कर लेंगे। सबको बात क्लियर हो रही है? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। कभी कभी फर्स्ट और सेकेंड लाइन को क्वेश्चंस में अल्फा लाइन और बीटा लाइन भी कह देते हैं। कितनी डिटेलिंग? अल्फा लाइन और बीटा लाइन भी कहते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरा पॉइंट क्या था? लिमिटिंग या मार्जिनल लाइन। लिमिटिंग या मार्जिनल लाइन जैसे ही बोलेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1 पे। अब मुझे कौन बताएगा आंसर? कौन देगा मेरे क्वेश्चन का? हाँ, क्या नाम है? विहान। विहान बताएंगे। अब क्वेश्चन जरा सा बताएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अब सीरीज हमने ले ली बामर। कौन सी सीरीज ले ली? बामर सीरीज। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं इसकी फर्स्ट लाइन बोला हमने, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? 3 से कहां पे जाएगा? 2 से। क्लियर है बात? आपने ही बोला था ना। जिसका नाम लेंगे वही बोलेगा, फालतू बात बिल्कुल मत करिए। इसी को अल्फा लाइन बोलेंगे। समृद्धि। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन बोलो। बादल। सेकेंड लाइन बोल दिया तो फोर्थ से कहां पे जाएगी? सेकेंड। हर्ष, मार्जिनल। हर्ष तुम्हारा नाम है क्या? मैं समृद्धि पिटाई लगा दूंगी। मार्जिनल या लिमिटिंग कहां से आएगी? इनफाइनाइट से कहां पे जाएगी? 2 पे। क्लियर है बात? शैतानी कर रहे हैं। अब एक पॉइंट याद रखेंगे सब लोग, और फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला से उस पॉइंट को हम लोग प्रूव भी करेंगे, पर याद रखने के लिए पहले अगर ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है? सबसे लंबा वाला ट्रांजिशन ले लो। सबसे लंबा वाला ट्रांजिशन क्या हो सकता है? इनफाइनाइट से नीचे वाले लेवल पे ले आओ। अब बामर सीरीज की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या हो सकता है? बामर सीरीज के लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या हो सकता है? लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा इनफाइनाइट टू शेल नंबर 2। क्लियर है बात? जो भी ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट होता है उसमें जो वेवलेंथ एमिट होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। ये कांस्टेंट है, तो E किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लैम्डा। तो जिस भी ट्रांजिशन में डेल्टा E की वैल्यू हाईएस्ट होगी
जिस भी ट्रांजिशन में डेल्टा ई की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसमें लैम्डा क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें बामर सीरीज की ये वाला जो आपका ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब जो चेंज है इनफाइनाइट टू 2 में, आपको डेल्टा ई क्या मिलेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर बामर सीरीज की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट टू 2 में लेमडा क्या मिलेगा, अरे डेल्टा ई क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी चेंज होगा। तो अगर डेल्टा ई मैक्सिमम है तो इसके लिए लैम्डा क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट। अगर आपसे पूछें कि बामर सीरीज में कौन सा ऐसा ट्रांजिशन होगा जिसमें वेवलेंथ सबसे छोटी मिलेगी, शॉर्टेस्ट मिलेगी, तो क्या बताएंगे आप, इनफाइनाइट टू 2, इनफाइनाइट टू 2 वाला जो ट्रांजिशन होगा उसमें वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट। बात क्लियर है इतनी। अब किसी भी सीरीज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लाइमन सीरीज ने बोल दिया तो इनफाइनाइट टू कहाँ पे ला दो, 1 पे ला दो। जैसे हम्फ्री में बोल दिया तो हम्फ्री में कहाँ पे जा रहा था इलेक्ट्रॉन, 6 पे जा रहा था, तो इनफाइनाइट से कहाँ पे ला दो, 6 पे ला दो। ठीक है, तो एक पूछते हैं आपसे लैम्डा शॉर्टेस्ट और दूसरा पूछते हैं आपसे लैम्डा लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कहाँ मिलेगा देखिए, अगर बोल दिया जाए पामर को ही लिया हमने, अगर बोल दिया जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ मिलेगा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी डिफरेंस सबसे कम हो, एनर्जी डिफरेंस क्या हो, सबसे कम हो। तो n इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन को आना है, अगर n इज इक्वल टू 3 से 2 पे आएगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या मिलेगा, सबसे कम। तो यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा, मिनिमम। अगर डेल्टा ई मिनिमम है तो लैम्डा क्या मिलेगा आपको, तो ये क्या मिलेगी, क्लियर है इतनी बात। कौन कौन सी सीरीज थी, मेधांश, लाइमन, बामर, हम्फ्री लास्ट में थी, सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस, हाँ, ब्रैकेट, फोन, हम्फ्री। सबको याद हुई, सोहम बोलिए। लाइमन, बामर, बामर और पाशन, हम्फ्री। ब्रैकेट को भूल गए, तौशीत बोलिए। लाइमन, दोनों भी बगल बगल नहीं है, ये याद रखिए फॉर्मूला में। बामर के बगल में ब्रैकेट मत करिए, लाइमन फिर कौन है, बामर, फिर कौन है, पी आ गए, पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, फिर हम्फ्री। ठीक है, और शेल नंबर तो याद रखेंगे, पहले वाले में 1 पे लाना है इलेक्ट्रॉन को, तो 1 से ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, N2, है ना। चलो अब आ जाते हैं किस बात पे, अब आ जाते हैं सीधे सीधे वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो भी एमिशन लाइन मिल रही हैं इनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, बड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉर्मूला दिया, उससे कोई भी ट्रांजिशन हो रहा हो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए किसने फॉर्मूला दिया था, रिडबर्ग। उसी पे सवाल आते हैं, स्पेक्ट्रम के सवाल किस पे आएंगे, रिडबर्ग्स फॉर्मूला पे। क्या है रिडबर्ग्स फॉर्मूला, देखिए ये क्या था, किसका साइन है, किसका साइन है, मैदान से ऐसे कह रहा, वेव नंबर, किसका साइन है, हाँ बहुत ज्यादा। आदित्य आदित्य कहाँ है आप, वेव नंबर क्या था, 1/λ, मतलब वेव नंबर इससे निकलेगी, फिर हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं। 1/λ के लिए फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने,
आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। किस एटम के लिए है ये? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की अगर बात कर रहे हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, आर की वैल्यू होती है, आर है रेडबर्ग्स, ये फॉर्मूला नोट कर लो, इस पे सवाल करवाएंगे। रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, हाँ वेव नंबर का फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लो, सवाल करते हैं तो फॉर्मूला, सवाल कैसे करोगे? आर क्या है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर है ना 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, आर की वैल्यू है। ठीक है, अब N1 क्या है? N1 क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डेस्टिनेशन सेल, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे याद रहेगा आपको। N1 क्या है? डेस्टिनेशन। और ये क्या है आपका? स्टार्टिंग, जहां से इलेक्ट्रॉन की यात्रा शुरू हुई, स्टार्टिंग। ये याद रखने के लिए बस है ना। बिल्कुल दिया है, लिख लिया। ये किसके लिए आप लगा सकते हैं फॉर्मूला? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की बात अगर कर रहे हैं तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो और क्या, तो क्या N1 N2 लेके घूमोगे? ठीक है, नोट हो गया सबका? नोट। इससे क्या निकलेगा? वेव नंबर 1/लैम्डा। अगर वेवलेंथ निकालनी है तो आप इनवर्स कर दोगे तो वेव। क्लियरिटी है? बोलो भाई, बोलिए जल्दी। हाँ, अगर कोई और एटम है तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा बस। क्या चेंज होगा? अदर एटम के लिए, अदर एटम देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है तो फॉर्मूला में क्या चेंज है? वेव नंबर क्या आएगा? आर, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा। जेड क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। मान लो बेरिलियम की बात हो रही है तो जेड क्या ले लोगे? बेरिलियम के लिए जेड क्या लोगे? वहां पे जेड की वैल्यू 1 लेने पे क्या हो जा रहा था? जेड हट जा रहा था। ठीक है, वैल्यू किस में आएगी? ये आंसर ये किस में आता है? सेंटीमीटर इनवर्स में। आर की वैल्यू वही सेम टू सेम है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। याद कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो, नोट हो गया? ओए होए। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इधर बोर्ड पे देखिए, आपस में बातें ना करें। बोलिए, अभी जितने डाउट है आगे की सब बात बता रहे हैं, बस बस। नहीं तो वही आगे आ रहे हैं ना, तो उसी में आ जाएगा। अभी नहीं क्लियर हो तो पूछ लेना। मान लो पार्शियल सीरीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पार्शियल सीरीज की। पार्शियल सीरीज की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये लिखते थे हम, ये क्या था? स्टार्टिंग, और ये क्या है आपका? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन तो फिक्स है ना पार्शियल के लिए? डेस्टिनेशन फिक्स है तो फॉर्मूला बन सकता है इसके लिए।
यहाँ पे 9 आ जाएगा, या 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो। Yes, ma'am. अब पार्शियल सीरीज के लिए जिस भी शेल से आ रहा होगा उस शेल का नंबर लगाएंगे और यहाँ 3 स्क्वायर लगाएंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कर सकते हैं आराम से, ठीक। क्वेश्चन लिखिए। ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? अथर्व श्रीवास्तव, अथर, रितिका, तौशिद, अंश, गार्गी। यस मैम। यस हाँ, क्लियरिटी है ना? फॉर्मूला नोट कर लिए सबने? क्वेश्चन बोल दिया जाए। Yes, ma'am. कैलकुलेट wavelength of marginal line of Lyman series। वेवलेंथ किसकी निकालनी है? मार्जिनल लाइन लेनी है। मार्जिनल बोले तो कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन? इनफाइनाइट। N2 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। Hydrogen here. हाँ, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आर के फॉर्म में ये आंसर निकालना है। आर की वैल्यू मत रखना, आर के फॉर्म में आंसर देना। माइनस आर आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है? निका जीरो हो जाएगी वो वैल्यू। चलो मैं एक निकाल के दिखा दूं। और मैं एक निकाल के दिखा दूं, शांति। लाइमन सीरीज है, वेवलेंथ निकालनी थी, हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? Z तो हट ही गया, R। डेस्टिनेशन क्या होगा? 1। मार्जिनल लाइन है तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये वाला, तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या आ गया? R आ जाएगा। यस और नो? तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/r। सेंटीमीटर में लैम्डा आ जाएगा। Yes, ma'am. ये वैल्यू किस में आती थी? सेंटीमीटर इनवर्स में। तो लैम्डा किस में आएगा? सेंटीमीटर। क्लियरिटी है? आ गई? पक्का? फर्स्ट सेकंड लाइन बोल दें तो भी निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल दें तो भी निकाल सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल दें तो भी निकाल सकते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में कौन सा ट्रांजिशन लेना है? शॉर्टेस्ट। मान लो हमने बोला कि हम्फ्री सीरीज है, हम्फ्री सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली तो हम्फ्री में क्या होता है? 6 होता है। 6 पे आना है तो किससे आ जाए? 7 से, तो लॉन्गेस्ट आ जाएगा। और शॉर्टेस्ट किस में आएगा? इनफाइनाइट से 6 पे लाओ। अब कुछ आए हुए क्वेश्चन करेंगे तभी तो बात बनेगी। आदित्य वर्धन, क्लास में कैसे गायब हो रहे हो? आ रहे हो? ये जो आप लोग करते हो ना, नेट वेट खत्म कर देते हो गेम खेल के। हाँ, वहां पे लाइट का कुछ इश्यू चल रहा है तो चार्ज ही नहीं होगा मामला। चलो भाई, स्पेक्ट्रम का सवाल करने के लिए एकदम तैयार हैं? बेल्ट बांध के। पहला सवाल है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी हुई है लाइमन सीरीज की, तो निकाल लेंगे। चलिए फिर भी कर लेते हैं। कर लेंगे। चलिए, अब मुझे देखना है कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। वैल्यू नहीं रखनी है आर बार की, क्योंकि रेशियो निकालना है क्वेश्चन में, पहले से ही मैं बता दे रही हूँ। ठीक है? अब और शोर नहीं मचाएं, अभी क्वेश्चन बोला ही नहीं, आंसर कैसे दे? कहाँ? वो कंप्लीट ही नहीं था, आप कंप्लीट दे। ये भी करते हैं बच्चे, आधा क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन लगा के चले आते हैं, फिर बोलते हैं हम तो पूरा पढ़ के गए। चलो सवाल ध्यान से सुने। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
ऑफ हाइड्रोजन, अकेले अकेले करें, कोई भी कंबाइंड स्टडी नहीं करेगा क्लास में। Okay, ma'am. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है? लैम्डा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पामर सीरीज ऑफ He प्लस इज, ऑप्शंस लिख देती हूं, 5/9 लैम्डा, 9 λ/5। लैम्डा के टर्म्स में आंसर निकालना है ना। हाँ 36 नहीं, आर की क्यों रखनी है वैल्यू? कौन है ये? क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या कर रहे हो तब से? समृद्धि क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। आंसर चेक करते। आंसर सेकंड आंसर है। हाँ 23 मेंस का क्वेश्चन है, अभी आया। आंसर सेकंड ऑप्शन है, बोल तो रही हूँ, 9 λ/5। आर की वैल्यू लैम्डा के फॉर्मेट में पहले वाले से निकालो और फिर उस आर की वैल्यू को दूसरे वाले में पुट कर देना। हाँ 9/5 लैम्डा आ रहा है। तुम लोग वेव नंबर को तो नहीं रख रहे हो, देख लेना, वेव लेंथ को रखना है। आ गया? नहीं आ? सी आ रहा है? ये 36 में 5 अरे मैम ये वाला z स्क्वायर अब यही मुझे देखना है कि कौन सबसे पहले सही आंसर बताता है। मैम ये हो जाएगा। अब ये नहीं मैंने बी बोल दिया तो ऐसे ही अंधे में बोल दिया बी। मैंने मैम कैलकुलेट किया है। तौशिक जी आर की वैल्यू ना रख देना। स्कोर कट जाएगा। तो इतना चमका चमका के मैंने लिखा है हीलियम, तो किस लिए लिखा हुआ है? जोर देके बोला भी हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन, कुछ दिमाग में चमकता नहीं है। बताया जाए, आर की वैल्यू को नेग्लेक्ट क्यों करेंगे? चलो मैं करके बताती हूँ, सब लोग चेक करेंगे। चलो सबसे पहली चीज क्या बोला है? हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज कौन सी वेवलेंथ चाहिए हमको? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या हो गया? शॉर्टेस्ट का मतलब क्या हो गया? लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन की बात हो रही है, तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए लैम्डा निकालना है हमको। लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्यों? लैम्डा के टर्म्स में आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? अच्छा बामर सीरीज के लिए किसका पूछा है, क्या बोला है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस।
लॉन्गेस्ट पूछा है ना, तो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, क्या बात करेंगे, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन की बात करेंगे। ये बात सबको क्लियर है। सबसे छोटी यात्रा इसकी क्या होगी, 2 पे आना है तो 3 से बुला दो इसको। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाए, 3 से, n2 इज इक्वल टू 3, n1 इज इक्वल टू क्या आ जाए 2, यही रख दे। ये किसके लिए है, हीलियम प्लस, तो r यहाँ पे क्या रख दे, z स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो गया डेस्टिनेशन, और ये क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो कितनी आ गई वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 5/36 आ रही है। हमें नहीं पता, आप ही ने किया है। तो वैल्यू क्या आ गई, 5r/9। ये लैम्डा किसके लिए आया, हीलियम की, जिसकी बात करी जा रही थी उसके लिए आ गया, है ना। हीलियम के लिए आ गया ये लैम्डा, 1/λ आ गया, ठीक है। 1/λ आ गया, हीलियम प्लस के लिए 5r/9 आ गया। तो आपको तो निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दें, 9/5 r आ गया। लेकिन आंसर आपका क्या है, आर के टर्म्स में तो है नहीं, आपका आंसर किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में, इसलिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ये वाली सीरीज के लिए कौन सा था, शॉर्टेस्ट था, लाइमन के लिए कौन सी लिया था, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी थी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ लैम्डा ही दी हुई थी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिटिंग लाइन बनेगी ना, तो ये पूरी वैल्यू तो आर ही आएगी, ठीक है। तो यानी आर की जगह आप क्या रख सकते हो, 1/λ रख सकते हो यहाँ पे। तो लैम्डा हीलियम निकालना है आपको, यही सेकंड ऑप्शन है, देख लो सेकंड यही है, 9/5 आ रहा था। लैम्डा तो अपना नीचे आ रहा है ना, कहाँ गया अपना, अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा ना, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने। सबको आया कि नहीं आया, अब इस तरीके के सवाल कर लेंगे। अब अगले सवाल को कौन आंसर, 3 मिनट बचे आपकी क्लास में, कौन देगा 3 मिनट में आंसर, हाँ बोलो, कुछ गड़बड़ है क्या, ओके ओके ओके, बोलो बोलो, ये अभी सही है, यही गड़बड़ हुई थी अपने से। अब अगला सवाल कौन बोलेगा, तुम लोग को और कोई टाइम नहीं मिला है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। when excited electron of hydrogen atom when excited electron of hydrogen atom from n is equal to 5
when excited electron of hydrogen atom from n is equal to 5 drops to ground state. ground state तो समझते हैं ना, कहाँ पे आ रहा है, नीचे 1 पे आ रहा है. The maximum number of emission line observed are, मतलब ये बोल रहे हैं कि 5 से कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है. तो कितने नंबर, कितना ट्रांजिशन हो सकता है, उतनी आपको लाइन दिखाई देगी. निकालनी नहीं है वेवलेंथ, कितनी लाइंस बनेंगी स्पेक्ट्रम में वो काउंट करनी. इसका फॉर्मूला भी होता है, पर आप काउंट करना है आपको. कैसे करेंगे काउंट, 4 बनेगी, कैसे कैसे, क्या नहीं, ये बोल रहा है 1 पे आ रहा है, लेकिन 1 से आने के तो कई रास्ते हो सकते हैं ना. मैम वो क्या कहते हैं 5 से आंसर 4 होगा. नहीं 10 12 होंगे कुछ निकालो ध्यान से जरा. हाँ तो काउंट करो, बना के पेपर पे बनाओ. 32 काउंट करो. 11 में इसका फॉर्मूला भी होता है. हाँ तो बताओ, पहले आप जोड़ के बताओ फिर फॉर्मूला. हाँ तो बताओ. ऑप्शन है ही नहीं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. जी जैसे क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये तो नहीं कह रहा ना कि कितने तरीके हैं. क्वेश्चन तो शायद केवल यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी लाइन. हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं लिखा होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन कैन बी ऑब्जर्व, कितनी हो सकती है. जी आपकी बात एकदम सही है. अब ऐसे निकाल के बताइए, ट्रांजिशन बना के. फॉर्मूला तो मैं बता दूंगी, फटाक से निकाल लो. हाँ तो उसको काउंट नहीं कर पा रहे हो. अगर एडवांस का कोई क्वेश्चन आ गया, काउंट करना पड़ा, तो तुम्हारी बोलूंगी नहीं वीडियो. बोलते नहीं, नानी दादी सब याद आ रही है. निकालो. फॉर्मूला तो ये है. अब तुम लोग का दिमाग इसी में चल रहा होगा कि फटाक से फॉर्मूला बता दे और बात बन जाए. फॉर्मूला ये डेल्टा एन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एन प्लस 1/2 और डेल्टा एन कैसे 15 आ रहा है. फॉर्मूला में यही आ रहा है, बाय 2 किया है. टेन आ रहा है. तुम लोग मतलब एकदम हद कर दिए हो बच्चों. फॉर्मूला बताने के बाद भी पहला आंसर क्या आया, गलत. n इज इक्वल टू 5 था, 5 से किस पे आ रहा है, 1 पे, तो डेल्टा n तो 4 ही आ गया. अब ये 4 इंटू 4 प्लस 1/2, तो ये आ गया आपका 2. तो ये कितनी लाइंस आ गई एमिशन, 10.
इसको पेपर पे भी बनाने आना चाहिए आपको। अब ट्रांजिशन देखो 10 कैसे हो सकते हैं। एडवांस वगैरह के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको पेपर पे बनाने की जरूरत पड़ती है। फॉर्मूला से तो आप कर लोगे, चलो पेपर पे बनाओ। 5 से कहाँ पे लाना है इनको, 1 पे लाना है। तो कैसे कैसे ला सकते हो, कैसे कैसे ला सकते हैं? हर्ष जी बोलिए। 5 से सीधे 1 पे ला दो, एक लाइन बन गई। 4 से 1 पे ला दें ऐसे। दस ही होगा, जो कॉमन होंगी उनको हटा देंगे ना, कॉमन में एक ही गिना जाता है। जैसे ये वेवलेंथ है और उसी की सेम वेवलेंथ होगी तो एक के ऊपर ही आएगी और अलग लाइन नहीं दिखेगी। यही पॉइंट आपको बताना था ना। जैसे मान लो ये वाली है, ये वाली इस ट्रांजिशन में भी आ गई और इसमें भी आ गई, तो कॉमन वाली को क्या करेंगे, एक को काउंट करेंगे। समझ आ रही है बनाते वक्त? ये घर पे बना के जरा लाना है इसको, और प्रिंटेड वाले में नोट्स डाल दूंगी तो उससे अच्छे वाले नोट्स बनाना, पीडीएफ में डाल दूंगी। जैसे मान लो ये ट्रांजिशन हमने बनाया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और एक ये वाला ट्रांजिशन भी बनाया 5 से 2 और 2 से 1 पे। तो 2 से 1 पे इसमें भी हमने कंसीडर कर लिया और 2 से 1 पे इसमें भी कंसीडर किया है, और किसी और में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक जो ट्रांजिशन है उसको एक बार ही कंसीडर करना है, क्योंकि जो पिक्चर में आपको दिखाई देगी लाइन, अगर एक वेवलेंथ है तो इसी के ऊपर दिखाई ऐसे दिखाई देगी, तो एक ही दिखेगा, मतलब एक ही जगह पे दिखेगा वो। समझ आ रही बात? एक ही उसकी, ठीक। अभी तुम रुकना। तुम भी चलिए, आज की क्लास होती है ऑफ।